हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना मैम और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता, जिसका शीर्षक है वे आँखें। वे आँखें कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इस कविता का अर्थ और भाव बताने से पहले मैं कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत, इनका मूल नाम गोसाई दत्त है। इनका जन्म 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा, जो अब उत्तरांचल में है, वहाँ हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इनको साहित्य के कुछ सम्मान भी मिले हैं, जिसमें साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है भारत का, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी इन्हें प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण आदि। इनकी मृत्यु सन 1977 में हो गई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रकृति से बहुत ही प्रेम था और इनकी रचनाएं अधिकतर प्रकृति पर आधारित थीं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार मुख्य विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। उनकी कविताएं ऐसा लगता है जैसा मनुष्य का प्रकृति से प्रेम का प्रमाण है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार, इन्होंने प्रकृति का अपनी कविताओं में इस तरह से प्रकृति का वर्णन किया है जैसे लगता है कि प्रकृति के सौंदर्य का पूरा चित्र ही उकेर दिया हो। इनकी कविताओं में जैसे शुरुआती दौर में इन्होंने छायावादी कविताएं लिखी। ये छायावादी कवियों के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के साथ सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट करता रहा था। प्रकृति का परिवर्तित रूप में इन्हें एक इस तरह का जादू, इस तरह का सम्मोहन लगता था कि वो उससे अपने आप को चाह कर भी अलग नहीं कर पाते थे। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखीं। ये दोनों कविताएं, ताज और वे आँखें, ये प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। प्रगतिवाद यानी कि जिसमें एक पूंजीपति वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग, पूंजीपति वर्ग यानी समाज का शोषक वर्ग, जो शोषितों यानी कि सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। इससे प्रेरित हो इस कविता की रचना की गई है, जिसमें शोषित यानी कि मजदूर और किसानों के दुख और दारिद्र्य का वर्णन है। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। पंत जी की भाषा बहुत अच्छी थी। वो खड़ी बोली के समर्थक थे। वो भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा यानी कि बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। वो कविताओं में, अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं
जिससे कि उस का पूरा चित्र जो है वो उभर कर आए, ऐसा लगे जैसे कि वो पूरा दृश्य ही हमारे सामने उपस्थित हो रचना को पढ़ने के बाद। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया। यहाँ जो कविता है वे आँखें, वो पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। विरोधाभासी अवधारणा यानी कि जब देश गुलाम था, पराधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो ऐसे सपने दिखाए जाते थे कि जब देश स्वाधीन हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तो जीवन में सबके जीवन में सुख होगा, सारे दुख और दारिद्र्य मिट जाएंगे। उसके बावजूद देश स्वाधीन होने पर भी किसानों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस विरोधाभास का वर्णन कवि ने किया है कि स्वाधीन होते हुए भी युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन अभी भी वैसे ही रह गया, और यही स्थिति कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यानी कि माना जाता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, उसके बाद भी कभी भी किसानों की स्थिति नहीं सुधरी। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसान के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। कविता है जिसका शीर्षक है वे आँखें। कवि इस कविता के माध्यम से एक किसान के जीवन में किस तरह के कष्ट होते हैं, किस तरह की आर्थिक विसंगतियाँ होती हैं, कैसे उसका पूरा जीवन जो है वो उससे जूझता रहता है, इसका वर्णन बड़ा ही भावुक वर्णन किया है, जो कि एकदम हृदय को छू लेता है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। इन पंक्तियों में कवि किसान के दुख की तुलना जो है वो अंधकार रूपी गुफा से करता है। एक ऐसी गुफा जिसका अंधकार जो है वो अंतहीन है, जिसमें कहीं भी प्रकाश की किरण नहीं है। और ऐसे अंतहीन अंधकार वाली गुफा में अगर हम प्रवेश कर जाएं तो हम भय से पूर्ण हो जाएंगे, हमारा मन भय से भर जाएगा। तो ऐसे ही भय का वर्णन, ऐसे ही भय की तुलना वो किसान के जीवन से करता है। कवि कहता है कि उसकी आँखों में इतना दर्द है, इतना दुख है कि जिसे देखकर ऐसा अंतहीन दर्द, ऐसा अंतहीन दुख है कि जिसे देखकर मन जो है वो भय से भर जाता है, मन जो है वो उसमें डर उत्पन्न हो जाता है उसकी जीवन का दुख और दर्द जानकर। तो उसके जीवन के दुख और दर्द की तुलना वो अंधकार से भरे हुए गुफा से करता है। अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी जो उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, जिससे पता चलता है कि तुलना की गई है सा, जैसा, सम, सरीखा। तो यहाँ उपमा अलंकार होगा इन पंक्तियों में। कवि यहाँ उपमा देता है, उस किसान के जीवन के दुख की उपमा वो अंधकार से भरे गुफा से देता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कहता है कि उसके जीवन में दूर तक, यानी कि बहुत लंबे समय तक दारुण भरा हुआ है। ऐसा दर्द, ऐसा कष्ट, या कहेंगे कि ऐसा घाव जो सहज न भरे, आसानी से न ठीक हो, ऐसी बीमारी जो कि बहुत आसानी से ठीक ना हो, ऐसा असहनीय दैन्य दुख का नीरव रोदन। और उसके जीवन में इस दुख के कारण एक शोक रूपी रोदन है। जैसे हम बहुत कष्ट से प्लावित हृदय से रोते हैं, बहुत कष्ट होता है हमारे जीवन में, तो जो रुदन हृदय से जो चित्कार की तरह आता है,
उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो चुका है, उसके सारे सुख उससे छिन गए हैं, उसके जीवन के, उसका घर बार परिवार सब उससे छिन गया है। तो उसके जीवन में एक शोक रूपी रोदन है, दैन्य दुख का नीरव रोदन। दैन्य शब्द यानी कि दीन, दीनता, गरीबी का जो दुख है, उसके कारण उसके जीवन में एक शोक रूपी रोदन है। आगे की पंक्तियां सुनिए। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। जैसा कि कविता के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जब देश पराधीन था तब तो कष्ट था ही किसान और मज़दूरों को, लेकिन एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि देश जब स्वाधीन हो जाएगा तो ये सारे कष्ट मिट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे ही विरोधाभास का वर्णन कवि करता है। यहाँ देखिए इन पंक्तियों में विरोधाभास है कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। वह किसान जो है वो पराधीन देश का नहीं है, पराधीन भारत का नहीं है, वो स्वाधीन भारत का किसान है, जिसकी आँखों में इस बात का अभिमान भरा है कि वह एक स्वतंत्र देश का नागरिक है। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। ऊपर की दोनों पंक्तियों में कवि ने उस विरोधाभास का वर्णन किया है कि स्वाधीन होने पर भी देश का किसान जो है वो, उसके आँखों में इस बात का अभिमान तो है कि वह स्वाधीन देश का नागरिक है, लेकिन उसके जीवन के दुख जो है वो समाप्त नहीं हुए। इन पंक्तियों में छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। यहाँ सदृश शब्द जो है वो उपमा अलंकार का वाचक है। यहाँ भी उसके जीवन के मझधार, यानी कि जैसे उसके जीवन, जैसे पानी के मझधार में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वो किनारे तक पहुँचना उसके लिए असंभव होता है, वैसे ही वो जीवन के झंझावातों को झेलते हुए वो एक दुखों के मझधार में फंस गया है। और ये संसार जो है वो कगार के सदृश, यानी किनारे के समान खिसक गया है, यानी कि उससे अलग हो गया है। जैसे पानी में बहुत तेज़ उफान होता है, नदी में बहुत तेज़ उफान होता है, बाढ़ की स्थिति होती है, तो किनारे कट कर पानी में मिलते चले जाते हैं। वो किनारे जो हैं वो सहारा नहीं बन पाते पानी को रोकने का। तो वो संसार भी उस किनारे की तरह उससे कटता चला जाता है, उससे अलग होता चला जाता है। उसे दुख के मझधार में अकेला छोड़ समाज जो है वो उस कगार के समान उससे अलग हो जाता है। यहाँ कगार सदृश कहकर उस नदी के कटान वाले किनारों से उपमा दी गई है उसके जीवन की। तो इन पंक्तियों में उपमा अलंकार होगा। यहाँ कवि कह रहा है कि संसार जो है उसे दुख के मझधार में अकेला छोड़ उससे अलग हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी में जब बाढ़ आती है तो किनारे जो है उसका साथ छोड़ते जाते हैं, यानी कि वो कटान के कारण, पानी के बहाव के कारण वो बहते चले जाते हैं। लहराते वो खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कवि कहता है कि अब वो अपने अतीत को याद करता है, किसान जो है अपने अतीत के सुखों को याद करता है कि लहराते वो खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब इन जिनसे, जो लहराते खेत कभी उसके जीवन के सुख का संसाधन हुआ करते थे, वो खेत की छवि आज भी उसकी आँखों में बनी हुई है। अब उन खेतों से वो बेदखल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को चलाने के लिए खेती पर निर्भरता के कारण महाजन से जो कर्ज ले रखा है, उस कर्ज के ब्याज के भंवर में वो इस कदर फंसता चला गया, इस तरह फंसता चला गया कि उसकी सारी चीज़ें उससे छिनती चली गईं। उसके लहराते हुए खेत अब वो उनसे बेदखल हो गया है, क्योंकि वो उसके खेत जो हैं वो महाजन ने ब्याज के रूप में नीलाम कर लिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। उसके जीवन में जो भी खुशहाली थी उस खेती पर ही आधारित थी। वो खेती ही उसके जीवन का आर्थिक आधार था।
वही आर्थिक संसाधन था जिससे उसके जीवन में खुशियाँ भरी थीं। उसके जीवन के उन खेतों के साथ साथ उसके जीवन की हंसी चली गई। यानी कि हरियाली जिनके तृण तृण से, तिनके तिनके पर, उन अपने खेतों की फसलों के तिनके तिनके पर उसके जीवन का ताना बना बुना था। उसका जीवन जो है वो खेती पर आधारित था। उसकी सारी खुशियाँ उन्हीं तिनकों तिनकों पे आधारित थी। वो सब कुछ उससे छिन गया। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। यहाँ महाजनों के अत्याचार का इतना भयावह वर्णन कवि ने किया है कि जिसे पढ़कर और सुनकर हमारा हृदय भी भय से काँप जाता है। जैसे कवि किसान की आंखों में दर्द देखकर उसका मन डर से भर जाता है, वैसे ही इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद भी हमारा मन भी डर से और भय से भर जाता है। यहाँ किसान की उस दर्द का वर्णन कवि कर रहा है कि जब उसका युवा पुत्र जो है वो कारकुनों यानी कि महाजन के जो आदमी होते हैं, जो लठैत होते हैं, जो कि मार पीट कर ब्याज की वसूली करते हैं लोगों से, गरीबों से, कमज़ोर से, तो उनके द्वारा मार कर, उनके द्वारा पिटाई के द्वारा मार दिया गया उसका युवा पुत्र। और उसकी आँखों का तारा, जो किसान कभी उसे भूल ही नहीं पा रहा अपने पुत्र को। उसे इतना दर्द है इस बात का, इतना कष्ट है उसके हृदय में अपने युवा पुत्र के खोने का, कि हमेशा उसकी छवि उसकी आँखों में घूमा करती है। वो उसकी आँखों का तारा उन महाजन के लठैतों द्वारा, कारकुनों द्वारा पीट कर लाठी से मार दिया गया, जो जवानी में ही यानी कि युवावस्था में ही चल बसा। उनकी पिटाई के कारण उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इस बात का दुख किसान को बहुत है, क्योंकि वो पुत्र उसके जीवन का आधार था और वो आधार ही उन्होंने समाप्त कर दिया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कौड़ी यानी कि पाई पाई, पैसा पैसा। महाजन ने अपने ब्याज का पैसा वसूला। उसको वसूल करने में उसने उस किसान की खेती भी छीन ली, उसकी बेटे को भी जान से मार दिया और उसका घर द्वार सब बिकवा दिया, सब नीलाम करवा दिया। रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। बरधो यानी कि बैल, जिन बैल की जोड़ी से वो खेती किया करता था और वो लहलहाते फसल उसके जीवन के सुख का आधार थे, उन फसलों को उगाने में जिन बैलों का सहयोग वो लिया करता था, जिन बैलों के सहारे वो अपनी खेती किया करता था, उन बैलों की जोड़ी आज भी उसकी आँखों में चुभती है। उनका जो महाजन ने अपने ब्याज के रूप में उससे छीन लिए, अपने ब्याज की वसूली में उसने उसे कुर्क कर लिया, नीलाम करवा दिया उन बैलों को अपने ब्याज की वसूली करने के लिए। उन बैलों की जोड़ी उसकी आँखों में रह कर चुभती है, रह कर उसके हृदय में वो दर्द उठता है उसके हृदय में। वो दर्द उसके हृदय में एक टीस की तरह उठता है। वो आँखों में चुभता है कि वो मेरे इतने सुंदर बैलों की जोड़ी महाजन ने अपने ब्याज की वसूली में उसे कुर्क करा दिया, यानी कि नीलाम करा दी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी कहता है वो अपनी गाय को, वो सफ़ेद रंग की गाय एक पाले हुए है किसान, उसका नाम उसने उजरी रखा है। कहता है कि वो उजरी भी उससे छिन गई, वो भी उससे दूर हो गई, उसे भी ब्याज के रूप में किसान ने अपनी ब्याज की वसूली में उसे भी उसने नीलाम करवा दिया। जो उजरी उससे इतना स्नेह रखती थी कि उसके सिवा किसी को अपने पास दूध निकालने नहीं आने देती, दूध दुहाने नहीं आने, दुहाने यानी कि दूध निकालने, दूध दुहाने नहीं आने देती। वो सिर्फ किसान को ही अपने पास आने देती, उसके अलावा किसी को अपने पास नहीं आने देती। वो स्नेहमयी उजरी भी उससे अलग हो गई, वो भी बिछड़ गई। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यानी कि उसके जीवन में
उसकी खेती ही आर्थिक आधार था और खेती से ही जीवन में सारा सुख था। और खेती के उजड़ते ही उसके जीवन के सारे सुख उजड़ गए। एक एक करके उसके जीवन का सभी आधार उससे छिन गया। उसके जीवन का पूरा सुख जो है वो समाप्त हो गया। आगे और भी दर्द का वर्णन करते हुए कवि कहता है, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। जब किसान को अपनी पत्नी की याद आती, घरनी यानी कि पत्नी, घर वाली उसकी पत्नी की याद आती है तो उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि पैसों के अभाव में बिना दवा के, बिना उपचार के उसकी पत्नी का निधन हो गया। स्वर्ग चली यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसका निधन हो गया। वो जब उसे वो समय याद आता है, अपनी पत्नी का स्वर्ग सिधारना, उसका निधन उसे याद आता है, तो उसकी आंखें भर आती हैं कि अगर आर्थिक समस्या नहीं होती तो शायद वो अपनी पत्नी को बचा पाता। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और जो उसकी छोटी बिटिया उसकी गोद में थी, नन्ही सी बिटिया जो उसकी गोद में थी, वो दूध मुही बच्ची जो कि अपनी माँ के दूध पे ही उसका जीवन आधारित था, माँ के मरने के बाद वो भी देख रेख के अभाव में 2 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। समाज में विधवा की जो स्थिति होती है, विधवा स्त्रियों की जो स्थिति होती है, उनके प्रति जो लोगों के संकीर्ण विचार होते हैं, उसका भी वर्णन कवि ने इसमें किया है। वो शोषितों का वर्णन कर और शोषक समाज के साथ साथ समाज में नारी की जो स्थिति है या उसके प्रति जो लोगों के संकीर्ण विचार हैं, उसका भी वर्णन किया है। घर में विधवा रही पतोहू, युवा बेटे के मरने के बाद या मार दिए जाने के बाद अब उसकी विधवा पतोहू घर में बस बची थी। लक्ष्मी थी, वो उसके घर की लक्ष्मी थी, वो उस एक लक्ष्मी के रूप में उसके घर में आई थी, बहू उसकी। अब पति के मर जाने के बाद, उसके आने के बाद पति की मृत्यु हो गई, इसलिए समाज के लोग उसे पतिघातिन कहने लगे, यानी कि पति की हत्यारिन कहने लगे, उसे अशुभ माना जाने लगा। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अभी भी अत्याचार का जो सिलसिला था वो समाप्त नहीं हुआ। महाजन का इतना दबदबा था कि कोतवाल ने उसकी बहू को बुलवाया और उसका इतना अपमान किया गया कि उस अपमान को वो सह नहीं पाई और उसने लोक लाज के कारण कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। किसान जो है इन सभी दर्द को अपनी याद करता है। आगे वो कहता है, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। यहाँ भी स्त्री की स्थिति का वर्णन किया गया है कि समाज में स्त्री की स्थिति के प्रति कितना संकीर्ण सोच है। जो अशिक्षित समाज है वो स्त्री को कितना महत्व देता है अपने जीवन में। वो उसे क्या समझता है? उसे पैर की जूती समझता है। जोरू यानी कि पत्नी, खैर पैर की जूती जोरू, जोरू यानी कि पत्नी, पत्नी जो है वो पैर की जूती के समान है। न सही एक दूसरी आती, यानी कि एक अगर नहीं टिकी तो दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फट्टी चाहती। यानी कि जो एक लड़के लड़की में जो भेद किया जाता है, इस भेदभाव का भी वर्णन है। समाज की जितनी विसंगतियां हैं सबका वर्णन इस कविता में कवि ने कर दिया है। वो अपने लड़के पे ज़्यादा उसका आसक्त है, माने लड़के से उसका सबसे ज़्यादा स्नेह है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि लड़का जो है वो वंश का आधार है। अगर लड़का मेरा होता तो जीवन जो है वो फिर से एक बार शुरू हो जाता, मेरा वंश समाप्त नहीं होता। शायद इसी सोच के कारण जोरू जो है, उसकी पत्नी जो है वो पैर की जूती लगती है। लेकिन जवान लड़के की जब शुद्ध उसे आती है तो सांप लौटते फटती छाती। यहाँ लोकोक्तियों का प्रयोग है कि जब हम बहुत असह्य पीड़ा में होते हैं, परिस्थितियों को अपने अनुसार नहीं कर पाते और परिस्थितियों से नहीं लड़ पाते, अपने आप को बहुत ही निसहाय समझते हैं, तो वो कष्ट हमारे हृदय में सांप लौटने जैसा, माने
इतना ईर्ष्या है, इतना कष्ट है परिस्थितियों से, इतना गुस्सा है, इतना क्रोध है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। तो वो बेटे का मरने का कष्ट तो है, वो समाज से इसका बदला भी चाहता है, लेकिन वो ले नहीं सकता, वो कर नहीं सकता। तो उसकी सुध जब, उसकी याद जब उसे आती, सुध यानी कि याद, जब उसकी याद आती है तो उसका दर्द से जो छाती जो है फटने लगता है, उसके सीने पे सांप लौटने लगता है। पिछले सुख के स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, पिछला सुख यानी कि जीवन जब उसका बहुत सुखमय था, उसके लहलहाते खेत थे, उसके बैलों की जोड़ी थी, उसकी पत्नी थी, उसका पुत्र था, बहू थी, उसका घर बार सब कुछ जब संपन्न था किसान, तब वो सुख की स्मृति जो है क्षण भर के लिए उसकी आँखों में चमक ला देती है। जब हम वर्तमान के दुखों से जूझते रहते हैं तो अतीत के सुख की याद जो है वो क्षण भर के लिए हमारी आँखों में चमक ला देते हैं कि वो भी क्या दिन थे। लेकिन जो ही वर्तमान का आभास होता है, हमारा दुख जो है वो दूना हो जाता है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तुरंत शून्य में चला जाता है वो, तुरंत उसे एहसास हो जाता है कि अब वो सब कुछ रहा नहीं, वो सब समाप्त हो चुका है, उसका जीवन बिल्कुल शून्य हो चुका है। सब कुछ जितना भी उसने जोड़ा था वो सब उससे छिन गया है। जो भी उससे जुड़े थे या जो भी उसने जोड़ा था वो सब समाप्त हो गया, सब उससे छिन गया है, अलग हो गया है। अब उसका जीवन जो है वो शून्य हो गया है, यानी कि अब उसमें कुछ नहीं बचा है। शून्य में गड़वह चितवन, उसकी आँखें जो हैं वो तुरंत शून्य में चली जाती हैं, यानी कि बिल्कुल शांत, नीरवता, उदासी सी छा जाती है। उसे लगता है कि अब दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है जिसे वो अपना कह सके। और ये जब उसको एहसास होता है तो ये यादें जो हैं उसके लिए कैसी बन जाती हैं, तीखी नोक सदृश बन जाती। तीखी नोक, तीखी नोक, सदृश, सदृश शब्द देखिए उपमा अलंकार का वाचक है। यहाँ तीखी नोक से उसके दर्द की तुलना की गई है। उसका दर्द जब वो याद आता है उसे, तो वो तीखी नोक की तरह चुभता है, तीखी नोक सदृश बन जाती। वो अतीत की यादें उसे जो ही क्षण भर के लिए आती हैं, आँखों में चमक तो आ जाती है, लेकिन तुरंत क्षण भर में ही वो समाप्त हो जाता है, वो वर्तमान में आता है, तो वो यादें उसके लिए तीखी नोक के समान हो जाती हैं, यानी कि उसे चुभाने वाली, दर्द देने वाली बन जाती हैं। इस पूरी कविता में कवि ने उसके जीवन के हर पक्ष को उभारा है, उसके सभी दर्द को, जितने लोगों से वो जुड़ा है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, निर्जीव हो। निर्जीव से तात्पर्य कृषि से है। कृषि, खेती जो उसके जीवन का आधार है, आर्थिक आधार है, उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसकी पुत्री, उसकी बहू, उसका घर बार, उसके बैलों की जोड़ी, उसकी गाय, सभी उससे छिन जाते हैं। इतना असह्य कष्ट है उस किसान में। कारण क्या है? समाज की आर्थिक विषमता और रूढ़िवादी संकीर्ण सोच। जो वर्ग भेद है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, वो पैसों के आधार पे या जाति के आधार पे या स्त्रियों की जो स्थिति है, सब कुछ इस कविता में कवि ने अभिव्यक्त कर दिया है। इसके साथ ही ये कविता समाप्त होती है। इस कविता से संबंधित आपको किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगी। इसके साथ ही ये पार्ट समाप्त होता है। अगर आपको ये कविता, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू।